Good morning, students. This is science video. We were doing chapter number 12, the solar system. I have finished with the explanation of the planets. I have explained about the satellite, star, and the earth. And we were on movement of the earth on page number 107. So take out your science book and come to the topic movement of the earth on page number 107. Today we will finish this chapter and then you can write down. Your homework is to write keywords and summary of this chapter, and then we will start with the exercises and question answers both. Clear? So today I am finishing the explanation part of this chapter, so make sure you listen it carefully, and if you have any doubts you can ask me in the WhatsApp. So let's begin with the topic movement of the earth on page number 107. So this is movement of the earth. As you can see, I have told you rotation and revolution. Hope you have understood, but we are going to understand it in a better explanation part. So let's begin with the rotation. The earth rotates on its own axis from west to east. अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, ठीक है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को टच करती है. द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज. अर्थ के अंदर ही 90, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है. अब अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जाती है, ठीक है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल सबसे टॉप में नॉर्थ पोल होता है और सबसे बिलो में साउथ पोल होता है. इन दोनों पोल्स को जो टच करती है वो एक इमेजिनरी लाइन ये है कि कोई लाइन बनी नहीं हुई है अर्थ के अंदर, लेकिन हम सोच लेते हैं कि एक लाइन जा रही है, ठीक है. हम सोच रहे हैं, हम इंसान ऐसा सोचते हैं, तभी हमें पता चल पाता है कि वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, कितना घूम रही है और कैसे घूम रही है. समझ में आ गया? तो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली है, जिसको हम बोलते क्या हैं, एक्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सिस, जो अर्थ के बीचों बीच जाती है. क्लियर? ये जो अर्थ है, ये जो एक्सिस है, ये कितने एंगल पर है? 23.5 डिग्रीज, ठीक है. 23.5 डिग्री के एंगल पर ये एक्सिस अंदर है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. When the earth rotates on its axis, one half of its faces to the sun and the other half is away from the sun. ये जो रोटेशन होता है, रोटेशन समझिए, अर्थ एक, ये सन है, सन के चारों तरफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट के ऊपर हमारा अर्थ है. इज इट क्लियर? अब ये अर्थ इसी ऑर्बिट पे घूमेगा. समझ में आ गया? तो इसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. जो अर्थ एक पूरा चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन. लेकिन अर्थ अपनी जगह पर भी घूमते हुए जाता है, ठीक है. अर्थ अपनी जगह पर भी घूमते हुए जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? रोटेशन. इज इट क्लियर? तो रोटेशन जो है वो बताते हैं कि क्या होता है, डे और नाइट डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि दिन कब होगा और रात कब होगा. क्योंकि जब अर्थ घूमती है तो जो आधा हिस्सा है अर्थ का, मान लेते हैं ये आधा हो गया, जो ये आधा हिस्सा है इसकी सन की जो रेज पड़ रही हैं ये आधे हिस्से पे पड़ रही हैं अर्थ के. समझ में आ गया? लेकिन जब ये आधा हिस्सा इधर है तो क्या सन की रेज पड़ेंगी? नहीं पड़ पाएंगी, क्योंकि बॉल के सामने अगर आप दूसरा बॉल रखेंगे, टॉर्च के सामने अगर आप बॉल रखते हैं तो टॉर्च की जो लाइट लगेगी वो बॉल के आधे हिस्से पे लगेगी, है ना. ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा. टॉर्च रखना, एक बॉल रखना
टॉर्च के सामने बॉल रखोगे तो टॉर्च जलाओगे तो लाइट जो पड़ेगी वो आधे बॉल पे पड़ेगी, लेकिन पीछे वाले हिस्से पे नहीं पड़ेगी। तो ये क्या डिसाइड करते हैं, जिस तरफ फेस होगा सन का उसी तरफ डे होगा अर्थ में, और जिस तरफ फेस नहीं होगा सन का उस तरफ क्या होगा, नाइट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो सन की रेज जिस तरफ, अगर ये रोटेशन होकर इधर इधर घूम, मतलब अपने ही जगह पे घूम रही है ना, अर्थ पे अपने जगह पे घूमती है, तो अगर ये घूम कर इधर आ गई, मतलब इधर वाला साइड इधर आ जाता है, तो सन की रेज इधर पड़ने लग जाती हैं, और इधर वाला जब इधर आता है तो सन की रेज नहीं पड़ती हैं, तो यहाँ नाइट हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए बोलते हैं इंडिया में जब रात होती है तो लंदन में दिन, सॉरी अमेरिका में दिन होता है, और दिन वहाँ जब रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है। समझ में आ गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि सन की जो रेज हैं वो अर्थ, इंडिया और अमेरिका दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हैं। अगर यहाँ इंडिया है तो यहाँ अमेरिका है, तो अमेरिका में जब धूप पड़ेगी, जब सन पड़ेगा तब वहाँ डे होगा, और इंडिया में जब धूप नहीं पड़ रही है तो वहाँ क्या होगा, नाइट होगा। अब थोड़ा सा अर्थ अगर घूम गई अपनी जगह से, ठीक है, अपनी जगह में थोड़ा सा घूम गई है, तो इंडिया अगर इधर आ गया तो इंडिया के तरफ अगर धूप पड़ी तो वो क्या होगा, डे कहलाएगा, और इंडिया जब अमेरिका घूमकर इधर आ गया है तो अमेरिका क्या कहलाएगा, नाइट कहलाएगा। समझ में आ गया? अमेरिका में मतलब नाइट हो गई। तो यही डिसाइड करते हैं, रोटेशन ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर डे होगा और कहाँ पर नाइट होगी। द पार्ट दैट फेसेस द सन हैज़ डे एंड द अदर हाफ एज नाइट। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू रोटेट वंस कॉजिंग डे एंड नाइट। अर्थ की जो रोटेशन होती है वो 24 घंटे की होती है। रोटेशन की बात कर रही हूँ, रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ। रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पर घूमना। अर्थ अपनी ही जगह पर पूरे एक दिन लेती है 24 घंटे। कितना लेती है? 24 आवर्स। ध्यान रखिएगा, 24 आवर्स में डे और नाइट एक ही बार होता है। एक ही बार सूरज निकलता है और एक ही बार मून निकलता है। इतना तो पता है ना, सूरज, सन जब निकलता है तो डे होता है, और मून जब निकलती है तो नाइट होती है। तो एक ही बार दिन होता है और एक ही बार रात होती है। ऐसा तो नहीं कि 2 बार रात आती है और 2 बार दिन आते हैं, नहीं। तो एक ही बार दिन होता है और एक ही बार रात होती है, और उसको करने के लिए कितना घंटा चाहिए? 24 घंटे। इसीलिए हमारे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। समझ में आ गया? तो 24 आवर्स समझ में आया। रोटेशन के टाइम पे 24 आवर्स लगते हैं। रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पर घूमना। समझ में आ गया? जो मैंने अभी समझाया यही चीज़ यहाँ पे भी समझाई गई है। सन की तरफ अगर ये अर्थ दिख रही है, आधा हिस्सा सन की तरफ है, तो इस वजह से क्या होगा, अर्थ की तरफ इतनी साइड तक लाइट रह रही है, इसलिए डे कहलाएगा। लेकिन इधर लाइट नहीं पड़ रही है तो वो क्या कहलाएगा? नाइट कहलाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, रोटेशन समझ में आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? अब मैंने आपको बताया कि अर्थ के जो सन है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, ये सन के चारों तरफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट पर हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ धीरे धीरे ट्रैवल करता है इसी ऑर्बिट पे। जब ये ट्रैवल करता है तो इसकी पोजीशन चेंज होने लगती है। कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे होता है, और कभी यहाँ पे होता है। अर्थ मतलब पूरा चक्कर काटता है, और पूरा चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है? 366 डेज, मतलब पूरा एक साल। सॉरी, 365 डेज हैं, आई एम सो सॉरी। और 1/4 आवर है, ठीक है। 365 डेज हैं, एक साल, और 1/4 आवर मैं अभी इसका भी समझाऊंगी। 365 डेज मतलब 1 ईयर, एक साल का पूरा रोटेशन होता है। अब ये एक साल हमने नहीं बनाया, एक साल अर्थ ट्रैवल करता है, इसलिए इसको 365 डेज का एक साल हमने बना दिया है। समझ में आ गया? तो अर्थ हमारी वजह से नहीं घूम रही है,
अर्थ की रोटेशन की वजह से या रेवोल्यूशन की वजह से हमारा डिसाइड हुआ है कि हमारा 1 साल कब तक ख़त्म होगा, ठीक है। अर्थ गोज अराउंड द सन ऑन इट्स ओन ऑर्बिट, दिस कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ जब अपने ऑर्बिट पर घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। अर्थ जब अपने आप घूमती है तो वो क्या होता है? रोटेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? So it takes 365 1/4 days to complete one revolution. 1/4 days, ठीक है। तो 1/4 days लेती है और 365 days लेती है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं, लेकिन 1/4 हिस्सा दिन का वो और लेती है। समझ में आ गया? दिस ड्यूरेशन इज कॉल्ड द सोलर ईयर। इसको सोलर ईयर भी बोलते हैं या ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन। अब सन के चारों तरफ जब रेवोल्यूशन होता है तो इसी वजह से हमारे जो अर्थ है उसमें सीजन्स बदलते हैं, ठीक है। सीजन की बात अभी यहाँ पे करेंगे, तब समझिएगा। अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड on its axis. There would be no season if the earth was not tilted on its axis. Axis मैंने बताया कि वो सीधा नहीं है, ठीक है। वो 23.5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा है। ये जो है ये सीधा है। ये जो पार्टीशन बोलते हैं, ये दिख रहा होगा, ये हल्की सी जो इमेजिनरी लाइन है इसको कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो एक्सिस है वो बीचों बीच से थोड़ा सा हटकर 23.5 डिग्रीज पे टिल्टेड है, मतलब टेढ़ा है। हमारी अर्थ सीधी नहीं है, ठीक है। हमारी अर्थ सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब सीधा इसे कहते हैं, है ना, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे है, टेढ़ी। समझ में आ गया? तो एक्सेस जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। ये हो गया ना टेढ़ा, ये होता है सीधा, ये होता है टेढ़ा। तो सीधा जो अर्थ का सीधाई होगी तो वो ये होगी, लेकिन अर्थ हमारी कैसी है? टेढ़ी है। इसी वजह से हमारे यहाँ सीज़न वो जो हैं वो 4 होते हैं। समझ में आ गया? या फिर बहुत सारे सीजन्स यहाँ पे अर्थ में आपको दिखते हैं, ठीक है। अनदर इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। अर्थ को बीचों बीच जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। अर्थ के बीचों बीच जो जा रही है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको बोलते हैं एक्सिस। कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन अर्थ को जो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फेयर। समझ में आ गया? लेकिन एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल। और एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? साउथ पोल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ऐसे समझिए, एक्सिस जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करती है। इक्वेटर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है। यहाँ पे टच करने की बात हो रही है, यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। एक्सिस और इक्वेटर दोनों सेम नहीं है। एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ है और इक्वेटर जो है वो ईस्ट और वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। When the earth revolves around the sun, the tilt causes the sun rays to fall directly on the northern hemisphere and the southern hemisphere depending on the position of the earth. जब सन के चारों तरफ, यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ है। अब मैंने बताया कि सन अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है ना। तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है, जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर पे डिवाइड करता है। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन है नहीं, हमने सोची हुई है, ठीक है। तो जब सन की रेस जब पड़ेंगी तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि ज़्यादातर किस पे पड़ रही है? सन की रेस ज़्यादा किस पे पड़ रही हैं? सन की रेस ज़्यादा किस पे पड़ रही हैं? सदर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही हैं।
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को वो टच नहीं कर रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जब यहाँ पे आता है अर्थ, मान लेते हैं, और एक्सिस हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये है सदर्न, ये है नॉर्दर्न, नॉर्थ। ज़्यादा सनलाइट कहाँ पड़ेगी? नॉर्थ पे, है ना। साउथ पे पड़ रही हैं, थोड़ी सी पड़ रही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ पा रही हैं। तो यहाँ पे जब साउथ में पड़ रही थी, यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा पड़ रही हैं। वो किस वजह से पड़ रही हैं? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब टेढ़ी है, तो इस वजह से हमको ज़्यादा धूप कभी कभी नॉर्थ में मिल जाती है, लेकिन दूसरे साइड अगर जाते हैं तो कभी कभी साउथ पे ज़्यादा धूप मिलने लगती है। इसीलिए जब यहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा धूप मिलती है तो यहाँ पे समर हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती, सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा धूप होती है तो यहाँ समर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे विंटर आ जाते हैं। लेकिन जब पूरा रेवोल्यूशन कर लेती है अर्थ, तो यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, यहाँ समर आ जाएगा, और यहाँ पे सदर्न में विंटर आ जाते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? मतलब उल्टा चलता है। अगर यहाँ पे नॉर्थ में विंटर है और यहाँ पे साउथ में समर है, तो अगर वो दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ में समर आ जाएगा, साउथ में विंटर आ जाएगा। यही सिस्टम है पूरे अर्थ में। हम मतलब पूरे साल में हमारे 4 सीज़न होते हैं, इंडिया की अगर बात करें तब, ठीक है। यहाँ पे गर्मियाँ भी होती हैं, यहाँ पे सर्दियाँ भी होती हैं, यहाँ पे हल्की गुनगुनी सर्दी भी होती है, यहाँ पे हल्की गर्मी भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो वो स्प्रिंग और ऑटम कहलाती हैं, जो हल्की सर्दी और हल्की गर्मी होती है तब, ठीक है। when the earth revolves around the sun, the till causes falls directly, अभी जो मैंने समझाया वो सारा यहाँ पे था। The half that receives more sunlight of the summer is another half has the winter season. जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट मिलेगी वहाँ पे समर हो जाएगा, जहाँ पे कम सनलाइट मिलेगी ज़्यादा देर तक के लिए वो क्या कहलाएगा, विंटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ समर इन इंडिया। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इंडिया में आता है, इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर ही इंडिया है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो इंडिया में अगर गर्मियाँ हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होंगी, विंटर कहलाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर गर्मियाँ चलेंगी तो इंडिया में वहाँ पे विंटर होगा, ठीक है। आफ्टर 6 months द पोजिशन ऑफ द अर्थ चेंजेस। हर 6 महीने में जो पोजीशन है अर्थ की वो चेंज होती है। समझ में आ गया? तो हर 6 महीने में मतलब अगर अर्थ यहाँ पे है जनवरी में, तो वो आधा महीना जब यहाँ आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब जून में, ये जनवरी में यहाँ, तो जून में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर दिसंबर में यहीं आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब 3-3 महीने का ले लो तब समझ में आएगा। जैसे जनवरी में यहाँ तो मार्च में यहाँ, फिर जून में यहाँ, फिर अगस्त में यहाँ, फिर यहाँ पे दिसंबर में यहाँ, सितंबर में यहाँ, ठीक है। तो हर 6 महीने में अपनी ये पोजीशन, अगर ये यहाँ वेस्ट में है तो ईस्ट में आ जाएगा, और यहाँ नॉर्थ में है तो साउथ में आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। नाउ द पोजीशन ऑफ द अर्थ डज नॉट चेंज सडनली। ये अचानक से चेंज नहीं होते हैं, इनको टाइम लगता है। 3-3 महीने के गैप में ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती हैं, ठीक है। धीरे धीरे चलती रहती हैं, फिर 3 महीने यहाँ पहुँचती हैं, फिर 3 महीने यहाँ पहुँचती हैं, फिर 3 महीने में यहाँ पहुँचती हैं, फिर 3 महीने में यहाँ पहुँच जाती हैं। It changes gradually, and then that's why we have autumn season in between the summer and the winter, spring season between winter and the summer. हमारे पास ऑटम सीजन भी है इंडिया में, ख़ास तौर पे बात करें तो समर और विंटर के बीच का जो डिफरेंस है, समर और विंटर समझ रहे हैं,
गर्मियों के बाद जब सर्दियाँ आती हैं तो बीच में जो सीज़न आता है, जो ना हल्की सर्दी होती है ना हल्की गर्मी होती है, ठीक है, उस सीज़न को बोलते हैं ऑटम। क्या बोलते हैं? ऑटम। और स्प्रिंग सीज़न कब होता है? जब विंटर और समर के बीच में आता है, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं लेकिन गर्मियाँ अभी आई नहीं हैं, हल्की सर्दी लगती है और हल्की गर्मी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। वी हैव वन मोर सीज़न कॉल्ड मॉनसून। मॉनसून भी एक तरह का सीज़न है जो बारिश का सीज़न है, जो ऑटम के ही सीज़न के बाद आता है, ठीक है। इन इंडिया वी हैव वन मोर सीज़न कॉल्ड मॉनसून। मॉनसून इंडिया में ही पाया जाता है। इट रेन्स फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस सीज़न। इस मॉनसून सीज़न में ज़्यादातर बारिश होती है, जो जून जुलाई का मौसम होता है, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे सन रेज पड़ेंगी वहाँ पे समर होगा, जहाँ पे सन रेज नहीं पड़ेंगी वहाँ पे विंटर हो जाएगा, ठीक है। तो आधा नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ ले लेंगे, यहाँ पे पूरा साउथ ले लेंगे, तब जाकर यहाँ पर समर और विंटर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नाउ योर होमवर्क इज टू डू द keywords and summary of this chapter. Thank you so much.